कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है। इमाशा रोते हुए दरवाज़ा पीट रही थी, मगर शायद बाहर उसकी सुनने वाला कोई भी ना था। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस उसी के कानों में गूंज जाती थी। उसकी कजिन्स ने उसके साथ बहुत ही खतरनाक मजाक किया था। पसंदीदा तो वह पहले भी कभी किसी की ना थी, मगर सब इस हद तक गिर जाएंगे उसने कभी सोचा भी ना था। उसे अंधेरे से वहशत सी होती थी। वह जरा सा अंधेरा होने पर भी घबरा जाया करती थी और अपनी आवाज़ खुद ही सुनकर डर जाती थी। ये बात सब जानते थे, मगर इसके बावजूद कजिन्स ने उसे अंधेरे कमरे में बंद करके चली गई थी। डर और शदीद खौफ के मारे वह बेहोश होने के करीब थी। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें अटक अटक कर आ रही थीं। बार बार आवाज़ें लगा रही थी, मगर शायद आज किस्मत को भी उसका इम्तिहान लेना मंजूर था। वह जो इतने दिनों से कजिन्स के हाथों अपनी दुर्गति बनने से बच रही थी, आज अच्छे तरीके से उसके होश ठिकाने आ गए थे। वह लगातार दरवाजे पर दस्तक देती रही। जब हाथों में ताकत ना रही तो वहीं दरवाजे के साथ टेक लगाकर बैठ गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे और होंठ कांप रहे थे। इसी लम्हे बाहर से दरवाज़ा खुला। हल्की सी रोशनी अंदर आई तो इमाशा को जैसे जिंदगी की एक धुंधली सी उम्मीद नजर आई, मगर तब तक उसकी धड़कनें बहुत सुस्त हो चुकी थीं और बीपी खतरनाक हद तक लो हो चुका था। उसने नजरें उठाकर देखने की कोशिश की कि कमरे में कौन आया है। उसे लग रहा था हमेशा की तरह अब भी फहद उसे बचाने आया है, मगर आंखें साथ ना दे सकीं और वह होशो हवास से बेगाना हो गई। कमरे के अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि आसिफ था, उसके ताया का बेटा। पूरे खानदान में अकड़ू, गुस्से वाला और खड़ूस मशहूर था, मगर इसके साथ साथ वह हद से ज्यादा हैंडसम भी था। खानदान भर की लड़कियां उस पर मरती थीं, मगर किसी में कहने की जुर्रत न थी, सिवाय नायला के। किसी ने भी उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया था। नायला को भी उसने बुरे तरीके से धुतकार दिया था। आसिफ को कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई तो उसने फौरन जेब से मोबाइल निकाला और लाइट जलाई तो सामने इमाशा को फर्श पर बेजान सा पड़ा पाया। उसके माथे पर बल आ गए। दिल में एक अनजान सी घबराहट दौड़ गई। वह फौरन इमाशा के पास आकर बैठ गया। जब उसके गाल पर हल्की सी थपथपाहट की तो एहसास हुआ कि वह वाकई डर के मारे बेहोश हो चुकी है। एक लम्हे की ताखीर किए बगैर उसने इमाशा को गोद में उठाया, मगर इससे पहले कि वह बाहर निकलता, दो हाथों ने बाहर का दरवाज़ा एक बार फिर जोर से बंद कर दिया। अंधेरा दोबारा उन पर मुस्कुरा रहा था। कौन है बाहर? दरवाज़ा खोलो, वरना जिसने भी दरवाज़ा बंद किया मैं उसकी जान ले लूँगा। आसिफ जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा, मगर जिसने दरवाज़ा बंद किया था अब वह दरवाज़ा खोलकर अपनी शामत को नहीं बुला सकता था, इसलिए वहां से निकलता चला गया। दौड़ते कदमों की आवाज़ आसिफ को साफ सुनाई दी थी। आसिफ ने फौरन इमाशा को एक तरफ फर्श पर लिटाया और खुद मोबाइल निकालकर अपने कजिन को कॉल मिलाई। फहद ने जैसे ही कॉल सुनी फौरन भागता हुआ छत पर आ गया और आते ही दरवाज़ा खोल दिया, मगर इसके साथ ही घर वाले भी वहां पहुंच गए थे। इमाशा को ऊपर छत वाले कमरे में आसिफ के साथ अकेले देखकर सब सवालिया नज़रों से आसिफ की तरफ देखने लगे थे। सबसे पहले फूफी जी यानी आसिफ की सौतेली माँ आगे बढ़ी थीं और उन्होंने ही इमाशा पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी थी। मैं तो पहले ही कहती थी कि इस लड़की को इस घर में नहीं रहना चाहिए, मगर मेरी सुनता कौन है? अब खुद देख लीजिए क्या गुल खिला रही है। और आपका यह सबूत जो लड़कियों को देखते ही ऐसे जाहिर करता है जैसे उन्हें खा जाएगा, आज उसे कैसे बाहों में उठाए खड़ा है। अजब खुदा का हमारे सामने ढोंग रचाने की क्या ज़रूरत है कि उसे लड़कियों से नफरत है। सौतेली माँ की बातें सुनकर आसिफ की कनपटियां तन गईं। उसने सुलगती हुई नज़र उन पर डाली, मगर कहा कुछ भी नहीं। उसने अपने बाप की तरफ देखा कि क्या वह शख्स कुछ कहेंगे, मगर हमेशा की तरह वह अपनी बीवी के आगे कुछ बोल ना पाए। हालांकि वह अच्छी तरह जानते थे कि आसिफ कैसा है और उसका किरदार क्या है। खबरदार अगर किसी ने मेरे किरदार पर एक उंगली भी उठाई तो मैं भूल जाऊंगा कि अदब और लिहाज किसे कहते हैं। मैं यहाँ काम से आया था, छोटे चाचा के कहने पर कुछ सामान उठाने आया था। जब मैंने इसे स्टोर रूम में बेहोश देखा तो उठाकर बाहर निकलने ही लगा था कि किसी ने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं इसे उठाए खड़ा था और सबको सफाई दे रहा था, इसलिए नहीं कि खुद को पाक किरदार साबित करूं, बल्कि इसलिए कि इमाशा पर कोई उंगली ना उठाए। फहद गुस्से भरी नज़रों से यह मंजर देख रहा था। वह शुरू से ही इमाशा को पसंद करता था,
मगर इस वक्त उसे आसिफ की बाहों में देखकर उसे शदीद कोफ्त हो रही थी। वह आगे बढ़ा और बोला, भाई चलिए कमरे में चलते हैं, पहले डॉक्टर को बुलाकर इमाशा को चेकअप करवा लेते हैं, बाद में सबको बता दीजिएगा कि यहाँ क्या हो रहा था। अरे होना क्या है, दोनों छुपकर रंगरलियां मना रहे होंगे और जब पकड़े गए तो ये लड़की नाटक करने लगी होगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये लड़का तो वैसे भी अपने ड्रामों के लिए पूरे खानदान में मशहूर है। फूफी माँ अब भी जहर उगल रही थी। आसिफ का बस ना चल रहा था कि वह फूफी माँ को जवाब दे दे, मगर उसने इमाशा को संभाले रखा और बिना किसी से कुछ कहे नानी अम्माओं के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर इमाशा को लिटाया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि शदीद खौफ और शदीद स्ट्रेस की वजह से वह बेहोश हुई है। अब जिन्होंने इसे कमरे में बंद किया था अपनी शामत आती देखकर कहानी बदल दी। कहने लगे, इमाशा हमसे कहकर गई थी कि वह अपनी जिंदगी की मोहब्बत से मिलने जा रही है। आज बहुत खुश थी और कह रही थी जिससे वह शादी करना चाहती है उससे मिलेगी। हमने तो समझा किसी और से मिलने जा रही है, मगर हमें क्या मालूम था कि उसे आसिफ लाला से मोहब्बत है। सबने एक सांस में पूरी कहानी बना ली थी और इमाशा और आसिफ को बदनाम कर दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है। बंद करो ये बकवास। मुझे इमाशा तो क्या दुनिया की किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। आसिफ अपनी सफाई देना चाह रहा था, मगर फूफी अम्माओं की कड़वी बातों और कजिन्स की झूठी गवाही ने उसे मुजरिम बना दिया था। इमाशा को होश आया तो सबने उसे कड़ी नजरों से घेर लिया। वह सबको बताना चाहती थी कि उसे कजिन्स ने लॉक किया था, मगर अब उसकी कौन सुनने वाला था। उसके खिलाफ साजिश पहले ही रची जा चुकी थी। नानी अम्माम ने जब पूरे खानदान को आसिफ और इमाशा के खिलाफ देखा तो उनका दिल बैठ गया। इन दोनों बच्चों में ही उनकी जान बसी थी। एक उनके बेटे की निशानी थी जो इस दुनिया में ना रहा था, और दूसरा उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। दूसरे को माँ की मौत और सौतेली माँ के सुलूक ने, हालात ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। नानी अम्मा ने उसकी माँ की कमी पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश की थी। नानी अम्मा ने फौरन फैसला किया और आसिफ के वालिद को काजी साहब और गवाहों को बुलाने का कह दिया। उनकी बात सुनकर सारी लड़कियों के होश उड़ गए। सबने आसिफ के सपने सजा रखे थे, मगर अब वह इमाशा का होने जा रहा था और इस सब की जिम्मेदार वह खुद थी। अब सच बताने से कुछ हासिल ना था। यह कुल्हाड़ी उन्होंने अपने ही पांव पर मारी थी। थोड़ी ही देर में इमाशा और आसिफ का निकाह हो चुका था। इमाशा जो पूरी सूरत हाल समझने की कोशिश ही कर रही थी, अब बिल्कुल साकित हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरे सदमे में चली गई हो। उसने नम आंखों से अपनी कजिन्स की तरफ देखा। कितनी बार उसने उनका दिल जीतने की कोशिश की थी। कितना चाहती थी कि वह भी उसे अपने साथ बिठाएं और अपने ग्रुप में शामिल करें, जैसे बाकी कजिन्स को कर रखा था। मगर उसकी इस छोटी सी ख्वाहिश की कितनी बड़ी सजा दी गई थी। वह उनके पास ये बात लेकर गई थी कि उसे भी अपने साथ शामिल कर लें। उन्होंने आगे से शर्त रखी थी कि 2 घंटे ऊपर वाले कमरे में ही रहोगी तो हम तुम्हें अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, क्योंकि डरपोक लोगों को हमारे ग्रुप में कोई जगह नहीं है। इमाशा जानती थी कि ऊपर वाले कमरे में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं, मगर फिर भी उनकी बात पूरी करने चली गई थी। इसके बाद उसके साथ जो हुआ वह कभी बयान नहीं कर सकती थी। वह इमाशा रहमान से इमाशा आसिफ बन चुकी थी। उसकी शादी उसी कजिन से हुई थी जिससे उसे शदीद डर लगता था और जिसे देखकर वह रास्ता बदल लिया करती थी। भला हो नानी अम्माओं का, जिन्होंने कहा था कि इमाशा की पढ़ाई पूरी हो जाए फिर पूरी रस्म और रिवाज के साथ रुखसती होगी। जब सब नानी के कमरे से जा चुके तो इमाशा ने नानी की गोद में सर रख दिया और सिसकियां लेते हुए बोली, नानी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया था। मैं उस कमरे में सिर्फ आपके कहने पर गई थी ताकि वह मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लें। आसिफ लाला बिल्कुल बेकसूर हैं। ना उनका कसूर है और ना ही मेरा। हमें साजिश के तहत फंसाया गया है। नानी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, मैं सब जानती हूँ मेरी बच्ची, तुम दोनों कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। नानी, अगर आपको सब पता था तो फिर आपने हमारा निकाह क्यों करवा दिया? आपने सबको क्यों नहीं बताया कि हम बेकसूर हैं? आपने हमें सबकी नज़रों में और मुजरिम बना दिया। वह एक बार फिर रोने लगी थी। नानी ने प्यार से उसका माथा चूमा और कहा, मेरी बच्ची, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी शादी आसिफ से हो। तुम दोनों ही एक दूसरे के वजूद को मुकम्मल करते हो। तुम दोनों ने अपनों से दूरी का बोझ उठाया हुआ है
और तुम दोनों के दिल में बेशुमार जख्मों के साथ धड़कते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी हो, मगर मैं जानती थी कि आसिफ किसी भी सूरत शादी के लिए नहीं मानेगा। अब अगर इस तरह उसकी तुम्हारे साथ शादी हो रही है तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? मुझे तो बस एक मौका मिला था जिसका मैंने फ़ायदा उठाया, और मेरा यकीन करो, जब वह तुमसे शदीद मोहब्बत करने लगेगा तो तुम्हें फूलों की तरह रखेगा और तुमसे शदीद मोहब्बत करेगा। मेरा बच्चा दिल बुरा नहीं करते, बस ज़माने की ठोकरों ने उसे सख्त बना दिया है। नानी की बात सुनकर इमाशा ने सर हिलाया और चुपचाप आंखें मूंद लीं। किस्मत से मिलने वाले झटके इतने शदीद थे कि उसके होश बुरी तरह थक चुके थे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उसकी आंख खुली, गले में जैसे कांटे से आग लगी हुई थी, शदीद प्यास लगी थी। वह चुपके से बेड से उतरी और बिना आवाज़ पैदा किए नानी के कमरे से निकल आई। उसका रुख किचन की तरफ था। वह किचन में दाखिल हुई तो हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वह अंदाजे से ही आगे बढ़ने लगी, हालांकि इस वक्त उसकी जान हलक में आ रही थी। सिंक के पास पहुंचकर उसने ग्लास उठाया और नल खोला। अभी उसमें पानी डाल ही रही थी कि किचन में खटपट की आवाज़ आई। एकदम ग्लास उसके हाथ से छूट गया। कांच का ग्लास टूटकर आसपास बिखर गया। वह शदीद घबरा गई। घबराहट के आलम में आंखें फाड़ फाड़ के सामने देखने लगी कि आखिर किचन में कौन है। इसी लम्हे किचन की लाइट जल उठी। सामने कोई और नहीं बल्कि फहद खड़ा था। फहद का हुलिया बेतरतीब था। बिखरे बाल और उलझे कपड़ों के साथ वह उसके सामने खड़ा था। इमाशा को देखते ही वह आगे बढ़ा और उसके दोनों कंधे थाम लिए। इमाशा, तुमने आसिफ लाला से निकाह क्यों किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ? तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर तुम किसी और की कैसे हो गई? क्या मेरे एहसासात और जज्बात कभी तुम तक नहीं पहुँचे? मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे शदीद मोहब्बत करती हो, मगर सिर्फ मजबूरी में आसिफ लाला से शादी की है। मैं इस शादी को ज़्यादा देर चलने नहीं दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद सब घर वालों से बात करूंगा, पूरे ज़माने से लड़ जाऊंगा, मगर तुमसे दस्तबरदार किसी सूरत भी नहीं हो सकता। वह इमाशा के कंधे थामे उसके कानों में जहर घोल रहा था, जबकि इमाशा होश खोए उसकी तरफ देख रही थी। उसे इल्म ही ना था कि फहद उसके बारे में ये सब सोचता है या उसके दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात हैं। वह तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, सारे कजिन्स में सबसे ज़्यादा मेहरबान। इस घर में दो ही तो लोग थे जो उसके लिए अच्छे थे, एक नानी और एक फहद। और आज फहद ही उसके सामने अपनी शदीद मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसे अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोना आ रहा था। अगर इस घर में कोई शख्स उससे सच्ची शदीद मोहब्बत करता भी था तो वह उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। इससे पहले कि इमाशा कुछ बोल पाती, किसी ने फहद को कंधे से पकड़कर जोर से मरोड़ा। अगले ही लम्हे उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। इमाशा ने दहलकर सामने देखा तो वहां आसिफ खड़ा था। उसने फौरन इमाशा को बाजू से थाम लिया। उसकी पकड़ शदीद सख्त थी। वह उसे जहाना अंदाज में खींचते हुए अपने कमरे की तरफ ले गया। इमाशा बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ घसीटती चली गई। उसे अपना भी कोई होश ना था। आसिफ ने उसे कमरे में लाकर बेड पर फेंक दिया और फिर जाकर दरवाजे को लॉक लगा दिया। वह खौफजदा सी होकर उठ बैठी और सहमी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी थी। तभी आसिफ उसके सर पर पहुंचा और दोनों हाथों से उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। एकदम ही उसका मुंह दबाकर कहने लगा, क्या तुम इस बात को भूल गई हो कि अभी आज ही तुम्हारा मुझसे निकाह हुआ है? तुम मेरी बीवी हो और मेरी अमानत हो। अमानत में खियानत करने के लिए क्या तुम्हें मेरी इजाज़त मिली थी? अगर इस फहद से शदीद मोहब्बत थी तो वक्त पर इनकार करती। इस तरह मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की क्या ज़रूरत थी? एक तो मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया, नापसंदीदा बीवी बनकर, और अब मेरे हक में खियानत कर रही हो। ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। भले तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी इजाज़त के बगैर दाखिल हुई हो, मगर इसका यह मतलब नहीं कि मैं बेगैरत बन जाऊं और किसी को भी अपनी इज्जत के साथ खेलने दूं। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इस फहद के पास भी देखा तो तुम्हें ज़िंदगी भर में माफ़ नहीं करूँगा और ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे साथ शरीक होने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बात को हवा समझकर मत उड़ाना। अब दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर बैठूं। यह कहकर आसिफ ने रुख मोड़ लिया। इमाशा ने बरसती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और खामोशी से कमरे से बाहर निकलती गई। ये कैसा शख्स था जो उस पर ज़रा सा भी एतबार नहीं करता था?
अभी तो नानी अम्मा कह रही थीं कि वह दिल का बहुत अच्छा है और वह खुद को इसके लिए सोचने पर राजी कर रही थी, मगर अब इसका यह इंतहाई रूप देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि वह किस हालत में फहद के साथ खड़ी थी। बस सारा कसूर आसिफ का ही नजर आ रहा था। हालांकि यहाँ कसूरवार वह खुद भी थी। आधी रात को अपनी बीवी को किसी मर्द के साथ देखना यकीनन हर मर्द की गैरत पर ताजियाना होता है। वह रोती हुई नानी के कमरे में भागकर दाखिल हुई। नानी भी इसके रोने की आवाज सुनकर उठ बैठी थी। इसे देखते ही पूछा, क्या हुआ इमाशा? वह उनके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं पानी पीने गई थी मगर वहां बहुत अंधेरा था इसलिए डर गई। नानी ने प्यार से इसे अपने साथ लगा लिया और कहा, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है मेरी बच्ची? हिम्मत रखो और दुनिया का मुकाबला करना सीखो। यह बूढ़ी नानी कब तक तुम्हारी हिफाजत करेगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें खुद ही से दुनिया का सामना करना पड़ेगा। इमाशा ने रोते हुए सर हिला दिया और कुछ न कहा। अगला दिन मामूल के मुताबिक था, मगर कजिन्स और घर वाले मशकूक नजरों से इमाशा वन आयसा से माशाइकुन और आसिफ को देख रहे थे। आसिफ ने किसी की परवाह नहीं की, मगर इमाशा हस्ब मामूल घबराहट का शिकार रही। वह ठीक तरह से नाश्ता भी ना कर सकी और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। कुछ पढ़ना और अपने पैरों पर खड़ा होना इसका ख्वाब था, मगर सारे ख्वाब बिखरते जा रहे थे। यूनिवर्सिटी में भी वह पूरा दिन अपनी जिंदगी में आने वाली इस नई तब्दीली पर परेशान रही। कोई दोस्त नहीं था जिससे वह दिल की बात कह पाती, इसीलिए आधे दिन में ही वापस आ गई। मगर शायद यहाँ भी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फहद भी इसी वक्त घर आया हुआ था और इसी लम्हे आसिफ भी घर आ गया। इमाशा और फहद को एक ही वक्त में घर देखकर आसिफ का खून खोल उठा। इसके जहन में कल रात की बातें ताज़ा हो गईं। अभी कल ही तो इसने इस लड़की को तंबीह की थी, मगर लगता था इस पर इसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। इसे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वह खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अगला दिन इमाशा ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली थी। घर की कोई भी गाड़ी फारिग नहीं थी और इमाशा के पास अपनी कजिन्स के साथ यूनिवर्सिटी जाना नहीं चाहती थी, जैसे इसके दिल में इनके लिए अजीब सी नफरत भर गई हो। वह इनसे कितनी शदीद मोहब्बत करती थी, मगर उन्होंने इसकी पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया था। मजाक के नाम पर इसकी जिंदगी पलट कर रखती थी और इसके किरदार की उजली चादर को मैला कर दिया था। वह पिछले लॉन की तरफ चली गई थी और आधा दिन वहीं पौधों की कांट-छांट और सफाई करती रही थी। इसी दौरान कब इसकी तबीयत खराब हुई, इसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। इसके कपड़े खराब हो गए थे। वह घर के अंदर जाने ही वाली थी कि इस लम्हे फहद भी घर के अंदर दाखिल हुआ। पिछला लॉन और घर का गेट एक ही साइड पर खुलता था और आसिफ को यही लगा कि वह दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं। गुस्से के मारे इसकी रगें फूल गई थीं। वह वैसे ही शक्की मिजाज था क्योंकि इसके माजी में कुछ ऐसे वाकयात हो चुके थे जिन्होंने इसे औरत पर एतबार करने के काबिल नहीं छोड़ा था। ऊपर से यह हरकतें मुसलसल इसके गुस्से को हवा दे रही थीं। फहद अपने कमरे में चला गया था। इसने इमाशा से बात करने की कोशिश की थी, मगर इमाशा ने इसकी पुकार सुनकर भी अनसुना कर दिया था। वह आसिफ को मजीद गुस्सा दिलाकर अपनी शामत को आवाज नहीं देना चाहती थी, मगर इसे यह मालूम नहीं था कि वह अनजाने में एक बार फिर आसिफ के गुस्से का सबब बन गई है। फहद अभी अपने कमरे में पहुंचा ही था कि आसिफ एकदम से इसके सामने आ गया। इसने इमाशा का बाजू पकड़ा और इसे घसीटना शुरू कर दिया। इसके कपड़ों पर लगे दाग देखकर आसिफ का खून खोल उठा था। इसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि इसकी बीवी इस हद तक जा सकती है। वह ना जाने क्या क्या सोच रहा था। आसिफ लाला, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अचानक ही इमाशा ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और एहतजाज करने लगी। आसिफ ने खा जाने वाली नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोला, चलो हॉस्पिटल मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा कि तुम कुंवारी हो या कहीं मुंह काला करके आई हो। यह सुनकर इमाशा पर जैसे कड़ों पानी पड़ गया था। इसने सख्ती से अपना बाजू छुड़वाया और रोते हुए बोली, लाला, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है, इसी वजह से ये दाग लगे हैं। प्लीज़ मुझे कहीं नहीं जाना। अपनी सफाई देते हुए इमाशा फूट फूट कर रोने लगी। अभी 2-3 दिन पहले ही तो इसका आसिफ से निकाह हुआ था, मगर इसकी तेज़ गुस्से वाली फितरत और शकी मिजाज ने इसकी शख्सियत को इमाशा की नज़रों में बुरी तरह मजरू कर दिया था
और अब वो मजीद इमाशा के दिल में अपना इमेज खुद ही खराब करता जा रहा था। ठीक है, अभी पता चल जाएगा ये दाग सिर्फ तबीयत खराब होने की वजह से है या तुम कोई और कारनामा करके आई हो। ये कहते हुए आसिफ ने इमाशा को हॉस्पिटल ले जाने का इरादा तर्क कर दिया और इसे जबरदस्ती अपने कमरे की तरफ खींचने लगा। इमाशा बेजान गुड़िया की तरह इसके साथ खींचती चली जा रही थी। इसके कदम लटखड़ा रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आसिफ इसे अपने कमरे में ले आया और बेड पर फेंक कर दरवाजा लॉक कर दिया। प्लीज मुझे जाने दे। आप ये क्या कर रहे हैं? इमाशा इसके सामने हाथ जोड़कर मेहनत समाजत करने लगी। आंखों में आंसू तैरने लगे थे। आसिफ इसके करीब आया और गौर से इसे देखने लगा। इसने पहले कभी किसी लड़की को इस नज़र से नहीं देखा था, मगर अब इमाशा इसकी बीवी थी और वह इस पर हक रखता था। जब इसकी नज़र इमाशा के मासूम चेहरे और बड़ी बड़ी खौफजदा आंखों पर पड़ी तो इसके दिल में अजीब सी कशमकश होने लगी। वह एक लम्हे को ठटक गया। इसने अपना सर झटका जैसे खुद को किसी गलत ख्याल से निकालना चाहता हो। अचानक इसने इमाशा के कंधों पर दबाव दिया और इसे बेड पर सीधा लिटा दिया। फिर इसका हाथ इसके पेट पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ ले जाने लगा। इमाशा ने जोर से आंखें बंद कर लीं। इसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। वह जानती थी कि आसिफ इसका शौहर है और इस पर हक रखता है, मगर इस तरह अपना हक जिताएगा इसने कभी सोचा भी नहीं था। अभी तक तो इसे लाला कहने की आदत तक नहीं छूटी थी। आसिफ एकदम से इसके करीब झुक गया। इसने इमाशा के चेहरे पर बिखरे बाल आहिस्तगी से पीछे किए। फिर जैसे किसी अंदरूनी आवाज ने इसे रोक दिया, इसने खुद को पीछे हटा लिया। दिल ने कहा था कि एक बार इस पर यकीन करके तो देख, वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगी। और इसी लम्हे इसने इमाशा पर यकीन करने का फैसला कर लिया था। इमाशा आंखें बंद किए लेटी हुई थी, सांस तक रोकी हुई थी। आसिफ ने नरमी से इसके चेहरे पर सांस फूंकी और इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं यह जानता हूँ इमाशा कि तुम्हारे और फहद के दरमियान माजी में कुछ ना कुछ था। इस दिन किचन में जो बातें मैंने सुनी, इनसे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम दोनों के दरमियान पसंदीदगी के जज्बात रहे हैं। मगर एक बात तुम्हें साफ बता दूं, अब तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी इज्जत के साथ किसी को खेलने नहीं दूंगा, ना तुम्हें और ना फहद को। वह ज़रा रुका, फिर धीमे लहजे में बोला, अब तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो, मेरे साथ हो और तुम मेरे बगैर कहीं जाने का सोचना भी मत। इसीलिए कह रहा हूँ, फहद से दूर रहा करो और बिला वजह मेरे गुस्से को मत जगाया करो। ये कहते हुए आसिफ ने नरमी से इसकी उंगली अपने गाल उसके गाल पर रखी और हल्का सा थपथपा दिया। इमाशा ने सीने में अटका हुआ सांस बहाल किया और आहिस्ता से आंखें खोली। आसिफ की नज़रें इस पर जमी हुई थीं, मगर अगले ही लम्हे इसे अपनी पोजीशन का ख्याल आया तो इसके गाल एकदम सुर्ख हो गए। आसिफ एक लम्हे को इसे देखता रह गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह लड़की इसके सामने इस तरह शर्मा रही है। वाओ ब्यूटीफुल। एक ही दम इसने इमाशा के शर्माने पर इसकी तारीफ की थी। वो लड़की ऐसी थी कि किसी को भी अपने साथ बांध लेती। इसकी शर्मोहैया ने एक ही लम्हे में आसिफ को अपना असीर कर लिया था। वो मदहोश हुआ और एकदम इसके चेहरे पर झुकने लगा। इसके होठों ने सबसे पहले इमाशा के माथे को छुआ और फिर इसके गाल को। आसिफ ने इमाशा का हाथ अपने हाथ में लिया और इसके हाथ पर अपने लब रख दिए। इमाशा शर्म से सिमट कर रह गई। इसने इसके हाथ से अपना हाथ निकालना चाहा, मगर आसिफ ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और एकदम वो इसके चेहरे पर झुका था। इसने इसकी सांसों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वह अब यह नहीं देखना चाहता था कि वाकई इमाशा की तबीयत खराब थी या वह फहद से मिलकर आ रही थी या कहीं और गई थी। वह बस इस पर यकीन करना चाहता था और यकीन कर भी चुका था। अपनी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की से धोखा खाने के बाद इसका एतबार ही टूट चुका था और वो हर एक से नफरत करने लगा था। सारी कजिन्स इसकी शदीद मोहब्बत का धम बटती थी। इसके साथ सब शादी करना चाहती थी। सारे चाचा ताया फूफियाँ इसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। कजिन्स इसके आगे पीछे फिरा करती थी, मगर इसे कभी किसी पर एतबार ही नहीं आया था। हर एक में इसे इस लड़की का चेहरा नजर आता था, जो इसे शदीद मोहब्बत के रास्ते में अकेला छोड़ गई थी। कितना चाहा था इसने इस लड़की को। दिल पर गहरी चोट खाने के बाद वह कभी किसी पर एतबार नहीं कर पाया था, मगर अब इसका दिल कह रहा था कि वह इमाशा पर एतबार करके देखें। इमाशा की सांसों के करीब होते ही वो बेखुद हो गया था। वो इसकी सांसों को मुकम्मल अपनी दस्तरस में ले चुका था।
इमाशा का सांस उखड़ने लगा था। इसने आसिफ के कंधों पर हाथ रखे और इसे दूर करना चाहा, मगर आसिफ इसके होठों पर झुका हुआ था। इसके फौलादी वजूद को खुद पर से हटाना इमाशा के बस की बात नहीं थी। इसकी सांसें उखड़ने लगी तो इसने बुरी तरह खांसना शुरू कर दिया और तब आसिफ पीछे हुआ था। इसने इसके भीगे हुए होठों को गहरी नज़र से देखा। इमाशा एकदम उठी और भागकर कमरे का लॉक खोला और कमरे से निकलती चली गई, जबकि आसिफ वहीं सीधा होकर बेड पर लेट गया था। लगता है नानी से बात करनी पड़ेगी कि वह जल्दी इमाशा की रुखसती दे दें, वरना तो मैं इसे ऐसे ही उठाकर अपने कमरे में ले आऊँगा। ये अचानक सा मुझे क्या हो गया है? ये लड़की कोई सहारा है जिसने शायद मुझ पर जादू कर दिया है। दिल चाह रहा है इसे दिल के किसी कोने में छुपा लूं कि किसी और की इस पर नज़र तक ना पड़े। वो अपने आप से बड़बड़ाता जा रहा था। ऐसे फिल्मी बातें तो इसने कभी नहीं की थी, मगर अब बार बार इमाशा को सोचते हुए ऐसे ही फिल्मी बातें जहन में आ रही थीं। थोड़ी देर बाद वो उठकर ऑफिस के लिए निकल गया था, जबकि इमाशा नानी के कमरे में घुसी हुई थी और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार आसिफ का लम्स याद करके इसके गालों पर गुलाबी रंग बिखर रहा था। शायद नानी ने सच ही कहा था कि आसिफ इतने भी बुरे नहीं हैं जितना वह इनके बारे में सोच रही थी। हर इंसान के कुछ नफ्सियाती उलझनें होती हैं। मुझे आसिफ को एक मौका देकर देखना चाहिए। वह आईने के सामने बैठी हुई थी और अपने अक्स को देखते हुए यह बातें कर रही थी। इसी लम्हे नायला कमरे में दाखिल हुई। नायला आसिफ से कई सालों से शदीद मोहब्बत करती थी और बार बार इससे इजहार मोहब्बत करके शादी के लिए मनाने की कोशिश करती रही थी, मगर आसिफ की सद मेहदी ने इसे एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दे दिया। इमाशा के साथ वह मजाक इसी ने प्लान किया था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि यह मजाक खुद इसी पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वो अपने हाथों से इमाशा के हवाले कर चुकी थी और अब बेहद पछता रही थी। वह इमाशा के पास आकर खड़ी हो गई और गौर से इमाशा के चेहरे की तरफ देखने लगी। वहां बिखरा हुआ गुलाबी रंग इसकी नज़रों से मख्फी ना कर सका। वो कुछ ही देर में पहले इमाशा को आसिफ के कमरे से निकलते हुए देख चुकी थी। चलो, कुछ तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छा हुआ, नायला ने इमाशा से कहा तो इमाशा ने रुख मोड़ लिया और कहने लगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ या जो तूफान आया सिर्फ आप ही की वजह से आया। मैं कितनी शदीद मोहब्बत करती थी आप लोगों से, मगर आपने कभी भी मेरी शदीद मोहब्बत की कदर नहीं की। आप लोगों ने मुझे सताया, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से मुझे आसिफ मिल गए हैं, जो मुझसे शदीद मोहब्बत करते हैं। इमाशा की बात सुन के नायला ने जैसे सुलगा दिया था। इसने पास पड़ा हुआ गुलदान उठाया और पूरी शिद्दत से ज़मीन पर दे मारा। खबरदार, अगर तुमने मेरे सामने दोबारा ये बात की कि आसिफ तुमसे शदीद मोहब्बत करता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आसिफ सिर्फ मेरे हैं और देख लेना, मैं इन्हें तुमसे छीन कर रहूंगी। इस पर मेरा हक है। वो जुनूनी अंदाज में चीख रही थी। इमाशा ने सीने पर हाथ बांधकर जिताती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखा और कहने लगी, अगर कर सकती हो तो कर लो। नायला को इसका यह अंदाज एक आंख नहीं भाया था। वो हमेशा डरी सहमी रहती थी और इसे वही डरी सहमी इमाशा पसंद थी। इस तरह की बहादुर इमाशा इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसने ज़मीन पर पड़े गुलदान के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाया और ज़ोर से इमाशा के चेहरे पर मारना चाहा। इमाशा ने एकदम अपने बाजू चेहरे के सामने रख लिए। तेजधार गुलदान का टुकड़ा इमाशा के बाजू पर बुरी तरह लगा था। खून की एक धार जो इसके बाजू से बहने लगी थी। इमाशा के मुंह से सिसकी निकल गई। इसी लम्हे नानी अम्मा कमरे में दाखिल हुई थीं और नायला को इस जुनूनी हालत में देखकर फौरन इमाशा के पास आ गईं। पागल हो गई हो नायला, दफा हो जाओ मेरे कमरे से और अपनी माँ को भेजो। ये कहते हुए उन्होंने इमाशा को अपनी आगोश में ले लिया। कुछ भी था, इस घर में नानी अम्माओं की इज्जत थी और सब इनसे डरते थे। नायला ने गुस्से से गुलदान का टुकड़ा फेंका और कमरे से निकल गई। शाइस्ता बेगम कमरे में दाखिल हुई थी तो नानी ने उनकी खूब सरजनिश की और कहने लगी, अपनी बेटी की तरबियत ठीक से करो। ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे हाथों से निकल जाए और कल को ससुराल जाकर तुम्हारी नाक कटवाए। दूसरों पर उंगलियां उठाना तो बड़े अच्छे तरीके से आता है, मगर अपनी बेटी की तरबियत में कोताही करती जा रही हो काइसी हो। इसने टूटा हुआ गुलदान लेकर मेरी बच्ची पर हमला किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर ये सब क्यों हुआ? तब इमाशा ने शुरू से आखिर तक सारी बात नानी अम्माओं के सामने बता दी।
शाहिस्ता बेगम का सर झुक गया और वह नानी जान से माजरत करती हुई कमरे से बाहर निकल गईं। लगता है मुझे तुम्हारी और आसिफ की शादी के बारे में जल्दी सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस घर में कोई तूफान आ जाए और सब कुछ अपने साथ बहा ले जाए। सब के सब बेलगाम हो गए हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जियां हैं, बड़ों का एहतराम भी बाकी नहीं रहा। आजकल की नई नस्ल को ना जाने माँ बाप ने क्या सिखाया है। एक हम थे कि अपने माँ बाप के सामने कभी सर उठाकर बात तक नहीं की थी। नानी अम्मा अफसोस करते हुए बोल रही थी, जबकि इमाशा अब भी इनके सीने से लगी हुई सिसक रही थी। नायला का वह रूप इमाशा के लिए बेहद डरावना और खौफनाक बन चुका था। शाम को आसिफ को भी सारी बात बता दी गई थी और वह बेचैनी से इधर उधर देखते हुए इमाशा को ढूंढ रहा था। नायला अपने कमरे में बंद थी और शाहिस्ता बेगम के हाथों इसकी खूब शामत आई थी। इस शाम आसिफ घर आया तो नानी ने इसे अपने कमरे में बुला लिया। कहने लगीं कि वह जल्द अज जल्द आसिफ और इमाशा की शादी कर देना चाहती हैं। घर में हालात बहुत खराब हो रहे थे और वह नहीं चाहती थीं कि किसी वजह से दोनों के रिश्ते पर असर पड़े। बहुत मुश्किल से इनके बच्चों को एक दूसरे का साथ नसीब हुआ है और खुशी इनके मुकद्दर में आई है। अब वो इन खुशियों को किसी भी नज़र से महफूज रखना चाहती थी। नानी के दिल में आने वाले खर्चों ने इन्हें दहला कर रख दिया था। नायला की हठधर्मी से बखूबी वाकिफ थे सब और जानते थे कि इसके माँ बाप भी हर लिहाज से सही गलत की तमीज़ किए बगैर इसका साथ देंगे। इसलिए बेहतर यही था कि वह जल्दी इस बारे में कोई कदम उठा लें। आसिफ ने कहा कि नानी जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा। इसे शादी पर कोई एतराज़ नहीं था। नानी को शादी के लिए अपनी रजामंदी देने के बाद वह कमरे से निकल आया और सोचने लगा, क्या मैंने इमाशा से शादी करने का फैसला जल्दी में नहीं कर लिया? वो कई बार इसे मुख्तलिफ हालात में देख चुका था और दिल में अजीब एहसासात उठ रहे थे। फिर नानी की बात याद आई कि आज नायला ने इमाशा पर जानलेवा हमला किया था। नानी चाहती हैं कि वह इसे अपने साथ अलग घर में रखें, जहां घर वाले दखल अंदाजी ना कर सकें और इमाशा सुकून से रह सके। इमाशा के बारे में आसिफ के जहन में जो शकूक पैदा हो रहे थे, वह सब इसकी चोट का ख्याल आते ही खत्म हो गए। बार बार इसका ख्याल आने लगा, पता नहीं इसे कितनी चोट लगी होगी। वो सोचता रहा और जैसे ही रात हुई वो नानी के कमरों में चला गया। इमाशा नानी के साथ बैठी हुई थी। इन्हें दवा देने के बाद उनकी टांगें दबा रही थी। आसिफ नानी के साथ लेट गया और कहने लगा कि नानी, मेरे सर में बहुत दर्द है। अगर आप अपनी पोती से कह दें कि वह मेरा सर दबा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। नानी सुनकर मुस्कुराने लगीं और कहने लगीं कि मैं अपनी पोती से क्यों कहूँ, तुम अपनी बीवी से कहो कि वो तुम्हारा सर दबाए। आसिफ ने कन आंखों से इमाशा की तरफ देखा और कहने लगा कि पता नहीं मेरी बीवी मेरा सर दबाएगी या नहीं। आपकी पोती तो आपकी बात मान लेगी। नानी हंसने लगीं और कहा कि इमाशा, इसका सर दबा दो। इमाशा थोड़ी झिझक गई। नानी के सामने आसिफ का सर दबाना अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मजबूरन वो अपना हाथ बढ़ाकर आसिफ का सर दबाने लगी। आसिफ ने नरमी से हाथों का लम्स महसूस किया और पूरे जिस्म में सुकून का एहसास फैल गया। दिल का बोझ हल्का होने लगा। इसने आंखें खोलकर इमाशा की तरफ देखा। इमाशा सुर्ख चेहरे के साथ इसे तकते हुए सर दबा रही थी। आसिफ ने जैसे ही आंखें खोलीं, वह शर्म के मारे नजरें फेर गईं। आसिफ ने अचानक इसका हाथ पकड़ा और अपने लब इस पर रख दिए। नरम हथेली को महसूस करते हुए इसे दिली सुकून हासिल हुआ। इमाशा का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। इमाशा के एहसासात अजीब से होने लगे। आसिफ के हाथों के लम्स को महसूस करते हुए इस लम्हे इसे यह ख्याल आया कि शायद इसकी अपनी धड़कन में भी आसिफ का नाम वाबस्ता हो चुका है। अपने झगड़ालू और शकी मिजाज कजिन, जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी ना था कि वह इसका हमसफर बनेगा, आज वो इसका शौहर बन चुका था और शायद शदीद मोहब्बत भी बन चुका था। 4 दिन बाद इमाशा और आसिफ की शादी की तारीख तय कर दी गई। नानी बहुत ज़्यादा खुश थीं, जबकि इमाशा और आसिफ खत में डूबे हुए थे। ना जाने ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे साबित होंगे। घर में सभी शादी की तैयारियों में लग गए थे। कजिन्स ने भी किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया था, जबकि नायला अपने मामू के घर चली गई थी। वो आसिफ को इमाशा का होते हुए नहीं देख सकती थी। किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। शाहिस्ता बेगम शर्मिंदा शर्मिंदा घूम रही थीं। अपनी औलाद की वजह से सबके सामने जलील हो गई थीं। सारी जिंदगी वो इमाशा को बुरा भला कहती रहीं और इसके किरदार पर सवाल उठाती रहीं, मगर अब अपनी औलाद की वजह से सब कुछ इन पर वापस मोड़ दिया गया था।
मेहंदी की रात इमाशा ब्यूटिशियन से तैयार हुई थी तो इसके हुस्न को जैसे 4 चांद लग गए थे। वो जिंदगी में पहली बार ऐसे तैयार हुई थी और देखने वाली आंखें इस पर ठहर नहीं पा रही थीं। इसे आसिफ के साथ रस्म के लिए बिठाया गया तो इसने शर्म के मारे सर झुका दिया, जबकि फहद यह मंजर देखकर खुद पर काबू ना पा सका। हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास जमीन पर दे मारा। वह भी शादी में शरीक था मगर दूर से सब कुछ देख रहा था। अपनी जलन पर काबू ना पाकर इसने सोचा था कि इमाशा इसकी जिंदगी में शामिल होगी और वह दोनों एक साथ जिंदगी गुजारेंगे, मगर सब कुछ उलट हो गया। इमाशा आसिफ की हो गई थी बिना किसी मेहनत के। वो जिसने दुआओं में इमाशा को मांगा था नहीं पा सका था। फिर उसके जहन में एक खतरनाक मंसूबा आया जो इमाशा की पूरी जिंदगी हिलाकर रख देने वाला था। वो दिल में बोला, ठीक है, इमाशा मेरे साथ शादी नहीं कर सकी तो तुम्हें आसिफ के साथ भी खुश नहीं रहने दूंगा। आसिफ को इतना मजबूर कर दूंगा कि वह खुद ही तुम्हें छोड़ दे, और ये मेरा तुमसे वादा है। हम दोनों साथ जिंदगी गुजारेंगे। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था कि तुम मुझसे शदीद मोहब्बत नहीं करती। जब मैं तुम्हें देखता तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी और तुम मेरे साथ कितनी आरामदेह हालत में बैठी होती थी, जबकि दूसरी कजिन्स के साथ तुम्हारी शक्ल देखने के लायक नहीं होती थी। इस पर एक डर और शदीद खौफतारी होता था। इसने दिल में अहद किया, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और फिर कहीं दूर चले जाएंगे। इसकी नज़रें अभी तक इमाशा के दिलकश चेहरे पर जमी हुई थीं, जहां शर्म का रंग बिखरा हुआ था। देखने वाली हर आंख महसूस कर रही थी कि इमाशा और आसिफ के दरमियान एक खास ताल्लुक बन चुका है, मगर एक फहद ही अंधा रह गया था जो इस सब को देख नहीं पा रहा था। इमाशा की मेहंदी के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए थे। आसिफ का इमाशा से मिलने का बहुत दिल कर रहा था, मगर इसने खुद पर जब्त के कड़े पहरे बढ़ा लिए। सोच लिया था कि एक दिन की तो बात है, कल को इमाशा इसके पास होगी, इसके कमरे में होगी और मुकम्मल तौर पर इसकी दस्तरस में होगी। तभी वह जी भरकर इसके चेहरे को देखेगा और इसे प्यार करेगा। इमाशा आने वाले वक्त के बारे में सोचकर घबरा रही थी। वो कैसे आसिफ की शिद्दतों का सामना कर पाएगी और इसकी बोलती निगाहों की ताब ला पाएगी। अब तक तो नानी का सहारा लेकर छुप जाया करती थी, मगर कल से इसे आसिफ के कमरे में रहना था। यही सोचकर वह बेचैन हो रही थी। शर्म छाई हुई थी और नींद दोनों की आंखों में कोसों दूर थी। इमाशा ने एक नज़र अपने पहलू में सोई हुई नानी की तरफ देखा और चुपके से बेड से नीचे उतर आई। इसका दिल कर रहा था कि वह छत पर जाकर बैठे और जी भरकर चांद को देखे, इससे बातें करे, इसे बताए कि वह आसिफ से शदीद मोहब्बत करने लगी है। ये सोचकर वह छत पर चली आई। दूसरी तरफ आसिफ ने भी अपनी खिड़की से इमाशा को छत पर जाते हुए देखा। इसी लम्हे आसिफ ने एक और साये को इमाशा के पीछे जाते हुए देखा, और वह कोई और नहीं बल्कि फहद था। फहद भी अपने कमरे से बाहर निकला और छुपके से छत की तरफ चलने लगा। वो छत पर गया तो इसने देखा कि फहद ने इमाशा को दोनों कंधों से थाम लिया। इमाशा जोर जोर से रो रही थी, जबकि फहद कह रहा था, मैं वादा करता हूं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। यह आसिफ कुछ भी कर ले, मगर वह मुझे तुमसे नहीं छीन सकता। मैंने हमेशा इसे अपना बड़ा भाई माना था, मगर मैं नहीं जानता था कि वह मेरी जिंदगी का कांटा बन जाएगा। इमाशा के मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इसे बेइंतहा शदीद खौफ महसूस हो रहा था। वो फहद को बताना चाह रही थी कि वो आसिफ से शदीद मोहब्बत करती है और वह अपनी साजिशें बंद कर दे, इसे आसिफ के साथ खुशी से और आराम से ज़िंदगी गुजारने दे, मगर अल्फाज जैसे इसके हलक में कहीं दम तोड़ गए। इसी लम्हे आसिफ दोनों के सर पर पहुंच गया और इसने फहद को मारना शुरू कर दिया। तुम्हें पहले भी कहा था कि इसे छोड़ दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम दोनों मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। यहाँ छत पर मुलाकातें हो रही थीं और तुमने सोचा था कि किसी को खबर नहीं होगी। मत भूलो कि मैं आसिफ हूं, जिससे कभी भी कुछ छुपा हुआ नहीं रहता। इसने फहद को मार मार कर इसका हशर बिगाड़ दिया और वहां से निकलता चला गया। इसने इमाशा पर एक नज़र भी डालना गवारा नहीं किया। इमाशा शदीद घबराहट में मुब्तला थी और गिरते पड़ते नानी के कमरे तक पहुंच गई। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नानी को जगाकर सब कुछ बता दें। इसे बार बार आसिफ के ख्यालात याद आ रहे थे और इसकी बातें दिमाग में घूम रही थीं कि कभी भी मुझे धोखा ना देना और मुझसे धोखा करने के बारे में सोचना भी मत। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी बीवी इसे धोखा दे। इसे फहद पर बेइंतहा गुस्सा आया था, जिसने कभी अच्छे से बात भी की थी तो इसका बदला ऐसे ले रहा था।
बारात के दिन इमाशा तैयार हो गई थी। सब मेहमान आ चुके थे। मुकर्ररा वक्त गुजर चुका था, मगर आसिफ का कहीं पता नहीं था। कल रात से वह घर से निकल गया था और फिर वापस नहीं आया था। चौकीदार के बताने पर सभी मेहमान एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ भी था, अब इमाशा घर की इज्जत थी और मेहमान आ चुके थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि भरे बाजार में इनकी इज्जत खराब हो। उधर आसिफ ने घर वालों को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुकर्ररा वक्त गुजर चुका था और सभी मेहमान तरह तरह की बातें करते हुए रुखसत होने लगे। इमाशा उठी, कमरे में गई और जेवर नोच नोच कर उतारने लगी। काश आसिफ ने इसे शदीद मोहब्बत के साथ साथ थोड़ा सा एतबार भी दिया होता। वह रोते हुए बस यही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद घर के सहन में हलचल होने लगी। आसिफ जख्मी हालत में घर दाखिल हुआ। इसने दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे, मगर हालत खराब थी और जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थीं। इसका शदीद किस्म का एक्सीडेंट हुआ था और वह हॉस्पिटल से पट्टी करवाकर सीधा घर आ रहा था। इमाशा की जैसे ही इस पर नजर पड़ी, फौरन इसके गले लग गई। घर वालों की परवाह नहीं की। आसिफ, आपको क्या हुआ है? इसने आहिस्ता से इमाशा का सर सहलाया और कहा, मेरी जान का सदका तुम पर है, मुझे कुछ नहीं हुआ। नानी ने इसे और आसिफ को कमरे में छोड़ा। कमरे में छोड़कर वह कहने लगी कि सोचा तो बहुत कुछ था, मगर कोई बात नहीं। खुदा को यह मंजूर था कि तुम्हारी रुखसती ऐसे ही हुई है। फिर कुछ बातें समझाने के बाद नानी कमरे से चली गईं। इमाशा आसिफ के साथ बैठी हुई थी और इसके जख्म साफ कर रही थी। वह अभी तक रो रही थी। आसिफ ने अपने बाजू का हिसार इमाशा के गर्द बांधा और पूछा, तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? इमाशा ने सर हिलाया नफी में और कहा, आप तो मुझसे खफा नहीं है? आसिफ ने हंस कर कहा, मैं तुमसे खफा हो कि जिंदगी थोड़ी सी खफा हो सकता हूँ, लेकिन कल रात वो जुमला पूरा नहीं कर पाया। जो कुछ भी हुआ, इसे डर था कि आसिफ इस पर पूरा एतबार खो दे। मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन है, वो मेरी इज्जत कभी भी खराब नहीं कर सकती। बस कल वहां से इसलिए चला गया क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। नहीं चाहता था कि कुछ ऐसा बोल दूं जिससे तुम्हें तकलीफ महसूस हो। आसिफ की बात सुनकर इमाशा ने अपना सर आसिफ के कंधे पर रख दिया। इसका शौहर इसके साथ शदीद मोहब्बत ही नहीं करता था, इस पर एतबार भी करता था। यानी अब इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लिखी थीं, दुख और इसकी जिंदगी से कहीं दूर जा चुके थे।